हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। मैं हूं वरदरम, लेक्चरर स्कूल एजुकेशन। इस वीडियो में हम कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं शुरू। और सबसे पहले शुरू करने से पहले एक बार हम यहाँ पर देखेंगे कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो ये जो भारत है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश, और भारत के पड़ोसी देश इधर पश्चिम में पाकिस्तान, और 2005 में अफ़गानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये रहा अफ़गानिस्तान, उसके बाद नेपाल, और ये भूटान, ये बांग्लादेश, नीचे यहाँ पर दक्षिण में श्रीलंका, और साथ ही साथ ये मालदीव। तो ये जो 8 देश हैं, इन 8 देशों का समूह जो है वो एक दक्षिण एशिया में शामिल किया जाता है, जिसे दक्षेस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं। तो जहाँ तक बात करते हैं दक्षिण एशिया के, समकालीन दक्षिण एशिया जो हमारा चैप्टर है, इसमें दक्षिण एशिया के जो देशों के नाम हैं तो याद रखिएगा: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। नक्शे में आपने अभी देखा ये 7 देश हैं, और 2005 में अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो अब वर्तमान में जो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन जो है दक्षेस के नाम से जिसे जाना जाता है, उसमें 8 देश शामिल हैं, और म्यांमार पर भी चर्चा की जाती है। परंतु चीन को इस क्षेत्र का प्रमुख राष्ट्र होते हुए भी दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। ध्यान रखिएगा, चीन जो कि एशिया का काफ़ी बड़ा राष्ट्र है, लेकिन इसे दक्षिण एशिया में शामिल नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमने ये देख लिया। उसके बाद में दक्षिण एशिया के राष्ट्रों ने मिलकर के 1985 में दक्षेस नामक एक संगठन बनाया था, जिसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। इसे इंग्लिश में लिखते हैं सार्क। ठीक है, एस फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क एक 8 देशों का समूह है, जिसमें साउथ एशिया के 8 देश शामिल हैं। हमने अभी बात करी थी, जिसमें भारत जो कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्र है, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये भारत के ही टुकड़े हुए हैं, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव ये पहले से थे, और 2005 में अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। दक्षेस का मुख्यालय, दक्षेस हिंदी में कहते हैं इसे, सार्क इंग्लिश में लिखते हैं, तो इसका मुख्यालय नेपाल में काठमांडू में स्थित है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये सार्क के राष्ट्र हैं। ठीक है ना, ये दक्षिण के राष्ट्र हैं। अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया गया है 2005 में। तो ये पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ये हैं दक्षिण के राष्ट्र। दक्षिण एशिया का यह क्षेत्र उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रेणी, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के कारण एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। भू राजनीतिक धरातल पर दक्षिण एशिया एक विशेष क्षेत्र है जो विविधताओं से भरा हुआ है। मतलब अगर इसे देखें तो ये एक विशेष भू राजनीतिक क्षेत्र है, क्योंकि ऊपर हिमालय पर्वत श्रृंखला है, नीचे यहाँ पर जो है हिंद महासागर है, और उसके बाद में पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में जो है वो अरब सागर है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है और विविधताओं से भरा हुआ है। इस क्षेत्र में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है, क्योंकि सभी देशों में एक ही तरह की परंपरा नहीं है। कहीं लोकतंत्र है, कहीं राजतंत्र भी रहा है, तो कहीं सैनिक शासन भी रहा है। इन देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी रही है। मालदीव सन 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, और अब वहाँ पर भी लोकतंत्र है। दक्षिण एशिया का सबसे दक्षिणतम जो राष्ट्र है मालदीव, उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। दक्षिण एशिया के लोग लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन करते हैं। दक्षिण एशिया में विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं पाई जाती है, क्योंकि कहीं पर राजतंत्र है तो कहीं पर लोकतंत्र है, कहीं पर सैनिक तानाशाही है। तो ये एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। कहीं पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जैसे कि मालदीव में, तो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है। भारत और श्रीलंका में
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक स्थापित है। ये जो दो राष्ट्र हैं, 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था, 1947 में भारत, तो तब से लेकर के इन दोनों ही राष्ट्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था बिल्कुल सही तरीके से संचालित हो रही है। लेकिन बाकी देशों में बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाएं रही हैं। पाकिस्तान में दो सरकारों, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की सरकारों को छोड़कर लोकतंत्र नहीं रह सका, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सेना का हस्तक्षेप होता है। तो इसका प्रमुख कारण है सेना, धर्म गुरु, यानी वहाँ पर धर्म का काफ़ी बोलबाला है, और भूस्वामी अभिजनों के सामाजिक दबदबे को माना जाता है। नेपाल में भी लोकतंत्र और राजशाही की लंबी जद्दोजहद के पश्चात भी लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं हो पाई। अभी भी वहाँ पर लोकतंत्र जो है वो अस्थिर है नेपाल में, और शुरू में तो राजशाही वहाँ पर रही थी। नेपाल में सन 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, लेकिन 2008 में राजतंत्र के खत्म होने के बाद एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में नेपाल जो है वो उभरा है। और बात करते हैं भूटान की, तो 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना, ठीक है ना। भूटान में राजतंत्र था, लेकिन 2008 में वहाँ पर भी संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, और राजा ने स्वयं वहाँ पर राजा के नेतृत्व में बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा है। सन 1968 में गणतंत्र बनने के पश्चात से ही मालदीव में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। मालदीव जो सबसे निचला देश है दक्षिण एशिया का, तो यहाँ पर 1968 में ये गणतंत्र बना था, और उसके बाद में यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। यहाँ की संसद ने 2005 में बहुदलीय प्रणाली अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया था। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला होने के बावजूद यहाँ की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है, ठीक है। तो ये तो हमने पहला भाग कंप्लीट किया है, जिसमें हमने समकालीन दक्षिण एशिया के कुछ जो प्रारंभिक जानकारियाँ थी वो प्राप्त करी है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, और शाम को 8 बजे लाइव क्लास में हम करेंगे इसके MCQs, और इसके प्रश्न उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।